दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर एपेक्स ड्यूरेबल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर इस कंपनी का डिटेल के अंदर एनालिसिस करूँगा। मैं आप लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पर इन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इन लोगों ने अपनी फिलोसॉफी बताई है कि भाई ऑल वी अर्न इज अवर ट्रस्ट। तो भाई ये लोग जो है अपने ट्रस्ट के ऊपर फोकस करें। और यहाँ पर दूसरी तीसरी ढेर सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा इन लोगों का बिजनेस समझाऊँ तो भाई ये लोग जो है यहाँ पर रूम एयर कंडीशनर्स यानी कि जो हमारे एसीज होते हैं तो इसकी ये कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं। जैसे कि भाई इंडोर यूनिट हो गया, साथ ही साथ आउटडोर यूनिट हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर जो विंडो एयर कंडीशनर्स हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो ये कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इन लोगों का एसी के अंदर अपना मेन बिजनेस है। साथ ही साइड बाय साइड ये लोग यहाँ पर स्मॉल के जो यहाँ पर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि भाई हमारे यहाँ पर इंडक्शन स्टव हो गया, यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वाटर डिस्पेंसर हो गया, तो ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। साथ ही साथ इसके अंदर और दूसरी अलग अलग चीज़ों के अंदर यूज़ होने वाले कंपनी यहाँ पर थोड़ी बहुत कंपोनेंट्स वगैरह भी यहाँ पर बनाती है। और आप लोग इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर थोड़ा बहुत और डिटेल के अंदर स्टडी भी कर सकते हो। इन लोगों ने ढेर सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है और इन लोगों ने अपने प्रेजेंस को भी बताया कि भाई और प्रेजेंस तो मेनली जो कंपनी है वो यहाँ पर राजस्थान के अंदर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर कंपनी यहाँ पर सिचुएटेड है। और इन लोगों का मेनली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस ये लोग यहाँ पर से ही करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीधे ही आ जाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर और मैं आप लोगों को यहाँ पर बाकी की चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये आईपीओ जो है यहाँ पर 19 जनवरी के दिन ओपन हुआ था, वही 23 जनवरी के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग बात करें प्राइस बैंड की तो 218 रुपीज़ से लेकर 230 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ एचएनआई कैटेगरी की तो उसके अंदर आपको जो टॉप वाला प्राइस है वहीं सिलेक्ट करने का रहेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की तो 65 शेयर का एक लॉट रहेगा। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें टोटल इशू की तो भाई ये लोग कितना बड़ा इशू लेकर आए तो भाई 640 करोड़ का टोटल इशू है। और इसके अंदर दोस्तों अब हमें यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि भी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी 240 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल्स है। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप सिर्फ और सिर्फ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेश इशू है वो काफ़ी ज़्यादा है, कंपेरेटिवली जो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है वो यहाँ पर कम है। लेकिन दोस्तों आप लोग ये मत समझिए, आप लोग ये समझिए कि भाई 600 करोड़ का ये लोग यहाँ पर 640 करोड़ का मतलब कि आईपीओ लेकर आए हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ का ये फ्रेश इशू क्यों है। और मतलब कि इन लोगों को ऑफर फॉर सेल निकालना ही था तो 50 करोड़ या 100 करोड़ का भी निकाल सकते थे, लेकिन 240 करोड़ का यहाँ पर क्यों निकाला। तो पर्सनली ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग लगी। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉट साइज की इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,950 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम यहाँ पर 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा स्मॉल कैटेगरी के अंदर, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,09,000 की हो जाएगी। वहीं दोस्तों एचएनआई की बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। और दोस्तों किसी भी कैटेगरी के अंदर जो उसका मिनिमम लॉट साइज है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई करने का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं बनता। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग के टेंट की तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रोमोटर के पास में 49% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 65.36% जितना हो जाएगा। तो दोस्तों आईपीओ के बावजूद नो डाउट कंपनी के प्रोमोटर के पास में अच्छा खासा स्टेक रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स। और दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो थोड़े से अलग है, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत और ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ों को डिटेल के अंदर समझना पड़ेगा, तो आप लोग अपना जो डिसीजन है वो थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से ले पाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेट की। 2021 के अंदर कंपनी के पास में 520 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि यहाँ पर 2023 तक बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 1,464 करोड़ के आसपास में चले गए। फिर वो जो घटकर है आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 1,071 करोड़ के कंपनी के पास में एसेट्स हैं। तो समझने वाली बात क्या है कि 2021 से लेकर 2023 तक एसेट्स बढ़े, लेकिन मार्च के अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर इन लोगों के जो एसेट्स हैं वो कम हो गया और आज की तारीख के अंदर कंपनी के पास में 1,000 करोड़ के करीब यहाँ पर एसेट्स हैं। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि भी एसेट जो है वो कम क्यों हुए। साथ ही साथ जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले हम लोग तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ 80 लाख का था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 31 करोड़ का हो गया, तो वो भी अच्छी चीज़ है। और लेकिन यहाँ पर फिर से समझने वाली बात ये हो जाती है कि मार्च के अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर इन लोगों का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर कम होकर यहाँ पर 2 करोड़ 65 लाख का हो गया। तो मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं कि 3 सालों तक कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ गया और फिर यहाँ पर आप लोग मार्च से सितंबर मतलब कि आप लोग यहाँ पर 6 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो जाता है
तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई उसके अंदर मतलब कि जितना एक साल के अंदर इन लोगों ने प्रॉफिट निकाला, उसके यहाँ पर मतलब कि चौथे हिस्से का भी इन लोगों का 6 महीने के अंदर प्रॉफिट नहीं निकला है। तो अब ऐसा भी हो गया है कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया है, और इन लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि 2024 है, तो इसके अंदर इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम बुक होगा। तो ये लोग इसी चलते यहाँ पर IPO लेकर आगे हो, वैसा भी हो सकता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो इसके अंदर भी ठीक ठाक सी ग्रोथ है। अब हम लोग यहाँ पर फिर से बात समझ लेते हैं एक बहुत ही मतलब कि नेगेटिव चीज़ की, जो कि इन लोगों की बोरिंग की 2021 के अंदर 238 करोड़ की बोरिंग थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 370 करोड़ की हो गई है। तो ये चीज़ मुझे अगेन पसंद नहीं है। एक भी कंपनी की जो बोरिंग है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ी है। नो डाउट 2023 के अंदर कंपनी की जो बोरिंग थी वो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा थी, उसकी कंपेरेटिवली आज की तारीख के अंदर थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन इसके लिए इस बोरिंग को कम करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, अपने एसेट्स को बेच दिया। लेकिन दोस्तों मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप धंधा कर रहे हो तो आपको धंधे के अंदर बोरिंग का रीपेमेंट कैसे किया जाता है, जो आप प्रॉफिट निकाल रहे हो उससे आपको बोरिंग का रीपेमेंट करना चाहिए। जो एसेट्स है उससे तो आप लोग को और पैसा जनरेट करना है। तो आप लोग अगर एसेट बेच के बोरिंग को कम करोगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सुजलॉन की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर इस दूसरी कंपनी की बात चल रही है, और सुजलॉन की यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, इन लोगों की अलग है। सुजलॉन जैसी कंपनी के अंदर हम लोग समझ रहे हैं कि भाई वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, चलता है। लेकिन ये लोग, ये कंपनी अच्छे तरीके से रन हो रही है, प्रॉफिट के अंदर अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रही है, फिर भी इस तरीके का सीन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। साथ ही साथ इन लोगों का जो ROE हमें 14% का देखने को मिल रहा है, तो ये ठीक ठाक सा है। लेकिन इन लोगों को जो ROC है वो हमें यहाँ पर 12% के करीब देखने को मिल रहा है, तो ये मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम लगा। वहीं इन लोगों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इतना सब कुछ करने के बाद में, एसेट्स को कम करने के बाद में, मतलब कि यहाँ पर जो इनके पास में जो कुछ भी अच्छा था वो सब बेचने के बाद में, बोरिंग को कम करने के बाद में भी आज की तारीख के अंदर कंपनी के ऊपर यहाँ पर 1.58 की मतलब कि यहाँ पर बोरिंग है, सॉरी डेट टू इक्विटी रेशियो है। और फिर भी ये लोग यहाँ पर IPO के अंदर यहाँ पर 240 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लेकर आए हैं। तो भाई इतना सारा पैसा प्रमोटर जो है वो अपनी जेब के अंदर डालकर करेंगे क्या? अगर आप लोगों को अपनी कंपनी के लेकर फिक्र है, अगर आप लोग उसको लेकर सीरियस हो, तो भाई वो सारा पैसा का अपने यहाँ पर डेट के रीपेमेंट के लिए भी लगा सकते थे ना। सारा का सारा फ्रेश इशू निकाल देते, कंपनी का काफ़ी भला हो जाता, कंपनी काफ़ी आगे चली जाती, तो फिर शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है, आप लोगों की नेटवर्थ भी बढ़ जाती है। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या करना है, खुद की जेब को भरना है। कंपनी को लेकर ये लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमें 14% का देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों अगर हम लोग बात करें PE रेशियो की, तो प्री IPO के अंदर कुछ 56 का PE रेशियो बन रहा है, और पोस्ट IPO के अंदर कुछ 415 का इन लोगों का PE रेशियो बन रहा है। लेकिन दोस्तों PE रेशियो वगैरह समझने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मैं आगे आपको मेरा ओपिनियन बताऊंगा तब आप लोग सारी चीज़ों को समझ जाओगे। साथ ही इन लोगों ने यहाँ पर जो IPO के रीजन के अंदर भी फंडिंग, कैपिटल रिक्वायरमेंट, रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरिंग अवेल्ड बाय द कंपनी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज, इन सभी चीज़ों को रीजन बताएं। तो ये सब भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की, कि अगर आप लोग बोल रहे हो कि हमारी कंपनी उतनी अच्छी है, हम आप लोग 1.5 साल बनकर यहाँ पर IPO लेकर आ रहे हो, आप लोग यहाँ पर इतना मतलब कि फ्रेश इशू भी निकाल दिए हो, ऑफर फॉर सेल भी निकाल दिए हो, तो भाई सब्सक्रिप्शन कितना आया है, लोगों को इस कंपनी के अंदर कितना इंटरेस्ट है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई पहला दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है IPO का, 19 तारीख यहाँ पर चली गई है, और पहले दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन कितना है QIB कैटेगरी के अंदर 0.01। अच्छा चलो, QIB कैटेगरी के अंदर तो हर किसी की IPO के अंदर पहले दिन पर काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन होता है, उसे भूल जाते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं HNI कैटेगरी की। HNI कैटेगरी के अंदर कितना है भाई 0.86%, ये भी कम है। रिटेल कैटेगरी के अंदर 1.27 टाइम्स ना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो ये भी काफ़ी कम है। और टोटल ये जो IPO का सब्सक्रिप्शन है वो 0.82 का है। तो ये सब्सक्रिप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 600 करोड़ का मतलब कि IPO का साइज़ है, और आप बोल रहे हो कि सब्सक्रिप्शन कम है, इतना सब्सक्रिप्शन। लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई, काफ़ी सारे IPO आते हैं। जो यहाँ पर टाटा का IPO था, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का, तो उन लोगों का IPO जो था उसकी साइज़ तो इससे भी बड़ी थी, फिर भी यहाँ पर कितना सारा सब्सक्रिप्शन आया, कितना बड़ा लिस्टिंग इन हुआ। तो मतलब कि कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर यहाँ पर कमी है, लोगों को इस कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कम इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझने वाली हो जाती। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी समझा देता हूँ। 17 तारीख को यहाँ पर मतलब कि 15 रुपीज़ का GMP था, जो कि 18 तारीख को बढ़कर 31 रुपीज़ का हो गया, और पहले दिन पर इन लोगों का 31 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम था। और जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो कुछ 13% के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है। और दोस्तों मैं अगर आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो भाई पर्सनली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ खास हमें लिस्टिंग नहीं देखने को मिल सकते। साथ ही साथ यहाँ पर लिस्टिंग लॉस होने के भी चांसेस यहाँ पर है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर मैं आपको मेरा ओपिनियन दे देता हूँ। सबसे पहली बात अगर करी जाए लिस्टिंग इनकी, मैंने आपको आगे ही समझा दिया कि लिस्टिंग इनकी कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन खराब है, ग्रे मार्केट प्रीमियम खराब है, तो कुछ ज़्यादा लिस्टिंग
इन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना है, आखिरी दिन पर सब्सक्रिप्शन को देखना है। अगर हर किसी कैटेगरी में से अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, अगर अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम बन रहा है, कुछ 40% से भी ज़्यादा की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है, तभी लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करना। अदरवाइज 20-30% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है तो ऐसे में मतलब अप्लाई करना, क्योंकि रिस्की साबित हो सकता है। लिस्टिंग वाले डे पर ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग अचानक से शेयर बेचकर निकल जाए, शेयर का प्राइस भी गिर सकता है, लिस्टिंग लॉस भी हो सकता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, लिस्टिंग इन के लिए सीरियस होना है, आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना है और 40% से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन हो रही हो तभी ही सब्सक्राइब करना है। तो लिस्टिंग इन की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो भाई सारी चीज़ें समझने के बाद में, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और सारी चीज़ें समझने के बाद में आपको इतना तो पता चल गया होगा कि भी इस कंपनी के अंदर कुछ खास दम नहीं है, प्लस इन लोगों के प्रमोटर जो है वो भी इस कंपनी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का विजन रखना है तो भाई अपने रिस्क के ऊपर रखना। मुझे तो ये कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा तो लॉन्ग टर्म का इस कंपनी को लेकर कोई भी विजन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर मेरा ओपिनियन जो है आपको क्लियरली बता दिया, बाकी आपका जो डिसीजन है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। Fearless.